तो अब आपने यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 7 तक के, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ, ये देखो 1 2 3 4 गिवन है सारी की सारी चीज़ें। तो कुछ मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने नहीं भी देखा है ना, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक होता है हमेशा, तो आपने वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स। एक फैक्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे 2 मशीन्स है और उसको क्या नाम दिया है, ए एंड बी। Past record shows that machine A produced 60% of items of output and machine B produced 40% of the items. तो ये फैक्ट्री जितनी भी आइटम्स प्रोड्यूस करती है ना, ये जो फैक्ट्री है, तो इसमें 2 मशीन्स है। ये अभी तक सिचुएशन है कि इस फैक्ट्री के पास 2 ही मशीन्स है, ए और बी, और 60% जितनी भी आइटम्स होती है उसका 60% ये मशीन जनरेट कर लेती है, और 40% आइटम्स जो भी बनाते हैं ये फैक्ट्री वाले, तो वो 40% ये मशीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये इस मशीन की हेल्प से बनता है। देन फर्दर 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। अब क्या है कि डिफेक्टिव भी बताया हुआ है कि अब जितनी इस मशीन के 2% प्रोडक्ट्स जो भी ये मशीन प्रोड्यूस करती है वो होता है डिफेक्टिव वाली इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, और इसके 1% डिफेक्टिव होते हैं। ओके, देन आगे क्या बोला है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल का मतलब है कि उन सारी की सारी चीज़ें जो भी बनी है उनको डब्बों में पैक करके, बॉक्सेस में पैक करके, एक के ऊपर एक बॉक्सेस का ही बना पाइल अप कर दिया, सारे के सारे बॉक्सेस एक जगह पे रख दिए। अब ऑल आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन इज चूजन एट रैंडम। अब इन बॉक्सेस में से एक बॉक्स को रैंडमली चूज कर लिया फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और अब ये जो चूज किया ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट दे दिया कि आउटपुट क्या है, कि जो हमने चूज किया है फाइनली रैंडमली चूज करके जो प्रोडक्ट निकला वो डिफेक्टिव है, ये बता रहे हैं कि आउटपुट ये है, आउटपुट डिफेक्टिव है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि ये जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला ये मशीन बी ने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आउटपुट आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिफेक्टिव आइटम है, डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, ये आउटपुट आपको पता है, मतलब इसको हम ए बी कुछ भी मान सकते हैं। अब ए तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड यूज्ड है ना, तो हम इसको डी मान लेंगे इस इवेंट को। जैसे ए मानते थे ना हम आउटपुट को, यहाँ पे डी मान लेते हैं, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे यूज्ड है वर्ड। ठीक है, जो वर्ड यूज्ड हो ना उसको दोबारा आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा कि आप क्या डिनोट करना चाह रहे हो। ओके, तो अब हमें एक्चुअल में जो फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। जो डिफेक्टिव आइटम थी, जो डिफेक्टिव आइटम, गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव, जो आउटपुट है ये जो डिफेक्टिव आइटम है ये मशीन बी ने प्रोड्यूस किया। अब बी वाली मशीन को इवेंट E2 नाम दे देते हैं, इसको E1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये E2D ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला कि सारी चीज़ें गिवन है, देखो E1 की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये देखो, ये 60% 40% सब दिया हुआ है ना, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। फिर आउटपुट तो डिफेक्टिव आइटम है ना, तो आउटपुट की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम मशीन 1 को यूज़ करें, मशीन 1 को मतलब ए को यूज़ करें, तो वो भी दी हुई है। डिफेक्टिव आइटम होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि अगर मशीन 2 हम यूज़ करें तो डिफेक्टिव आइटम होने की क्या परसेंटेज है। ठीक है, तो बस परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है और बाकी तो सॉल्व ही है ये क्वेश्चन, दिखती सी बात है। तो चलो, सिचुएशन समझ आ गई, क्या सिचुएशन है, एक फैक्ट्री की बात हो रही है जहाँ पे 2 मशीन्स हैं, ए एंड बी। अब ए मशीन 60% आइटम्स प्रोड्यूस करती है और 40% बाकी की बची 40% ये बी मशीन प्रोड्यूस करती है। अब इसमें से भी ये जो ए मशीन है ये क्या करती है कि 2% जो आइटम्स होती है वो डिफेक्टिव होती है इसमें, और ये जो बी मशीन प्रोड्यूस करती है
डिफेक्टिव मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है उसमें, या तो कोई पार्ट ढंग से वर्क नहीं कर रहा होगा या कुछ ऐसा डिफेक्टिव। तो 1% बी मशीन से 1% डिफेक्टिव आइटम्स निकलती है। और अब हमने सारी आइटम्स को जितनी भी प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, वो सारी की सारी हमने एक जगह पे रख दी और रैंडमली एक आइटम को चूज़ किया और वो डिफेक्टिव निकलती है, ठीक है, आउटपुट डिफेक्टिव। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो आइटम है ना, ये जो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल पेन हमने चूज़ कर लिया, ये डिफेक्टिव अगर निकला है तो ये मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, यानी कि E2। यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, बी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब अब ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, E1 E2 और ये डी। तो सबसे पहले इनको बता देते हैं कि ये चीज़ें हम ये लेटर्स किसके लिए यूज़ करें। तो लेट इवेंट E1 क्या डिनोट करेगा, E1 डिनोट करेगा कि मशीन ए में जो भी आइटम्स प्रोड्यूस किए, और E2 मशीन बी ने जो भी आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं, और फिर लिख लेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, एंड देन ऑल्सो लेट कर लेंगे ये डी जो आउटपुट था कि डिफेक्टिव आइटम। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें लिखती है। E1 क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, मशीन बी की जो भी प्रोड्यूस की हुई चीज़ें। E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E1 और E2 का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, और ये मतलब पूरी सिचुएशन को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई आउटपुट आप और कोई चीज़ आप इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन डी क्या है कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज डिफेक्टिव, या फिर चूजन आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है। ये सारी की सारी जो भी बोला था मैंने वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब किस किस की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ती है, E1 E2 लिख लेते हैं, ये भी E1 की प्रोबेबिलिटी E2 की भी निकालनी पड़ेगी। देन प्रोबेबिलिटी, अब ए आफ्टर E1 निकालते थे ना, यहाँ पे ए की जगह इस बार डी लिखा है हमने, क्योंकि ए यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी यूज्ड ना हो। E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आफ्टर E2, अगर E2 मशीन की बात करें तो कितने डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, दैट इट वॉज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वाला इवेंट ये है E2, ठीक है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है, गिवन ये आउटपुट तो गिवन है ना कि ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला ये डिफेक्टिव निकला, तो गिवन दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद भी बहुत बार किया है, वैसे ही लिख लेते हैं। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता देती हूँ ताकि आप कभी भी भूलो ना। तो ये फर्स्ट चीज़ पहले लिख दो, देन डी की टर्न किसके बाद आई, आफ्टर E2 आई ना, E2 के बाद ही हमने इसको थोड़ा महत्व दिया कि हाँ ठीक है आप भी आ जाओ। तो अब टोटल इवेंट्स E1 और E2 दो ही इवेंट्स हुए थे, तो E1 लिख लेते हैं, डी E1 के लिए भी ये चीज़ लिख दी, प्लस अब E2 के लिए भी लिख दो E2, तो ये आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी भी। अब सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, पर ये वैल्यूज़ क्या क्या है क्वेश्चन में पहचाननी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट E1 होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या है कि आइटम मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है, तो मशीन ने 60% आइटम्स प्रोड्यूस करता है, तो 60% को यहीं पे प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 60% को कैसे, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दिया, बस निकल गई प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गया 60/100, 60/100। फिर E2 के लिए 40% ना, 40% आइटम्स प्रोड्यूस करती है ये E2, तो 40/100। देन डिफेक्टिव आइटम्स E1 मशीन, डिफेक्टिव आइटम्स जो फर्स्ट मशीन है वो कितनी डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है, यहाँ देखो 2% आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज डिफेक्टिव,
ठीक है, तो 2%, यानी कि 2% का मतलब है 2/100। और डिफेक्टिव अगर हम मशीन सेकंड मशीन की बात करें तो कितनी आइटम्स डिफेक्टिव है? 1%। 1% का मतलब है 1/100। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो E2 है 40/100 इंटू D आफ्टर E2 1/100 ओवर, ये चीज़ लिख दो, दिस इंटू दिस, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो ना। 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। ठीक है, तो अब 100 तो हर जगह पे कॉमन है, ये 100 तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? एक तो ऐसा करते हैं, ये दोनों 100 हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे एक तरीका ये भी बता देती हूँ आपको कि ये 100 इंटू 100 ये बन गया ना, ये चीज़ हमने कॉमन ले ली, तो क्या बचा? 40 इंटू 1 40, यही चीज़ बची। यहाँ पे भी हम ये कॉमन ले लेते हैं, 1/100 इंटू 100, 100 इंटू 100, यही चीज़ हुई ना। तो यहाँ पे भी 100 इंटू 100 है, यहाँ पे भी 100 इंटू 100 है, ये भी कॉमन आ गया। तो बचा क्या है यहाँ पे अंदर? 60 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 40 इंटू 1। ठीक है, तो अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 40/60 इंटू 2 120 प्लस 40, तो ये आ गया 40/160 4 16, ये आ गए 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो एक बार अब फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। सी, यहाँ पे क्या सिचुएशन दी हुई थी? एक फैक्ट्री की सिचुएशन थी जिसमें 2 मशीन्स हैं, और वो दोनों मशीन्स में से जो फर्स्ट मशीन थी, जो ए मशीन थी, वो 60% आइटम्स प्रोड्यूस करती थी, सेकेंड 40% करती थी। अब ए मशीन और क्या करती थी? डिफेक्टिव आइटम्स वो 2% प्रोड्यूस करती थी, और जो बी में मशीन प्रोड्यूस करती थी ना, जो 40% आइटम्स ये प्रोड्यूस करती थी, साथ में 1% जो आइटम्स होती थी वो डिफेक्टिव निकलती थी। ठीक है, इनमें से तो ऑल आइटम्स आर पुट इनटू, अब हमने सारी की सारी आइटम्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, सारी की सारी जो भी चीज़ें होती है उन सबको एक साथ रख लिया। अब उनमें से हमने एक रैंडमली चूज़ किया और वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी थी। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है? तो हमने सबसे पहले इवेंट्स लिख दिए कि मशीन ए, ठीक है भाई, इवेंट E1 हम ये नाम दे देते हैं कि मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है। बी हम नाम दे देते हैं कि E2 हम नाम दे देते हैं कि मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, देन आउटपुट हमें यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो ये आउटपुट भी हमने लिख दिया कि क्या है। फिर E1 E2 की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। आउटपुट अगर ये इवेंट हुआ है तो ये आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इवेंट हुआ है तो ये आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो लिख दिया। देन बेस थ्योरम से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे लिख सकते हो बाय बेस थ्योरम। ऐसे ना रीजंस देते रहा करो, अच्छा रहता है एग्जाम में। और हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या सिचुएशन दी हुई है। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए सारे 2 ग्रुप्स कंपीट कर रहे हैं। 2 ग्रुप्स, ठीक है, ये देखो, ये दोनों ग्रुप्स कंपीट कर रहे हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब हायर अथॉरिटी समझ लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो वन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़। तो ये भी बनना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी बनना चाहते हैं, तो दोनों में कंपटीशन चला हुआ है। अब द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर, अब इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट ग्रुप के जीतने की 0.6 है और इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब फर्दर इफ़ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अब अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है, ठीक है, पहला ग्रुप अगर जीत जाए, ये वाला ग्रुप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0.7। न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी?
ये है विन करने का, विनिंग प्रोबेबिलिटी है ये, और ये है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0.7, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ सेकेंड ग्रुप विंस। और अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी नई चीज़ लॉन्च कर दी। ठीक है, आज एक नया फ़ोन आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाय सेकेंड ग्रुप। अब बताना है आपने प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड ग्रुप। तो अब देख रहे हो यहाँ पे इस वाले केस में ना थोड़ा सा जो आउटपुट है वो हल्का सा छुपा हुआ सा है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। अब हमने सिचुएशन जो समझी, यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही थी कि दो ग्रुप्स में कंपटीशन चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए, और इनकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा थी, इनकी कम थी। ठीक है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी, इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी। अब अगर ये जीतते हैं तो ये नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी। अगर ये जीतते तो इनकी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करते, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी थी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बता दिया हमें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी। अब मतलब आउटपुट इन्होंने दे दिया है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, आउटपुट है कि न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको हम ए मान सकते हैं, इवेंट ए। आउटपुट को हम जनरली ऐसे ही हमने एक पैटर्न रखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, गिवन है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये सेकेंड ग्रुप ने किया है। तो सेकेंड ग्रुप वालों को इवेंट E2 मान लेते हैं कि सेकेंड ग्रुप जीता है, इस इवेंट को E2 मान लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी। देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कितना मज़े आ जाए। ये E1 मान लेते हैं कि ग्रुप 1 जीतने का इवेंट E1 है। अगर ग्रुप 2 जीतता है तो इवेंट E2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ निकालनी है, तो यहाँ से आइडिया मिल जाता है हमें कि क्या चीज़ हम स्टार्टिंग में इवेंट माने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाय सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के लोग, तो सेकेंड ग्रुप के लोगों को हमने, सेकेंड ग्रुप जीतेगा तभी आएगा ना, तो जीतने विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे पहले दी हुई है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये अब ये जो नया प्रोडक्ट है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, विनिंग पे, कि कौन सी टीम जीतती है। अगर ये जीतती है, ठीक है, अगर ये वाली टीम जीतती है, गिवन दैट इवन इवेंट हैज़ हैपेंड, कि ये टीम जीत गई है, ग्रुप 1 जीत गया है, तो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, मतलब आउटपुट आएगा हमारे पास ये कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये देखो सब कुछ गिवन है यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में, ऐसा भी नहीं है कि परसेंटेज की फॉर्म में, तो इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं हमें ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी हमें बस पहचानना है और सिचुएशन को समझना है। तो यहाँ पे अब सेकेंड ग्रुप अगर जीतता है तो वो लॉन्च करेगा न्यू प्रोडक्ट को, अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो ये है प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिख देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फर्स्ट E1 लिख दिया है कि ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप जीता है, E2 लिख दिया कि सेकंड ग्रुप जीता है। देन E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ये भी मेंशन कर देना। लेट ए, अब ए क्या लिखना है, जो आउटपुट आया है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आउटपुट है ना, वो लिख दिया हमने। अब क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब आउटपुट गिवन है और किसी जो फर्स्ट प्लेस पे इवेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउटपुट होने के बाद, तो मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ये निकालनी पड़ेगी, देन प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की भी निकालनी पड़ेगी, देन आउटपुट ये आए, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये चीज़ हो रही है पहले से। ठीक है, अब ये केस हो चुका है पहले E2, और आउटपुट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ लिख दी। देन देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है वो प्रोबेबिलिटी क्या है रिक्वायर्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट
introduced was new product introduced was by second group है E2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अब बेस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर E2 ओवर प्रोबेबिलिटी। अब टोटल इवेंट्स कितने थे? E1 एंड E2। तो E1 के लिए भी सेम चीज़ लिख दो, प्लस E2 के लिए भी लिख दो। ये प्लस मत बोलना। ओके, तो अब ये सारी की सारी पहले से ही मेंशन्ड है चीज़ें, ये सब लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के विन करने की और सेकंड के विन करने की कितनी है? 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट बाय फर्स्ट ग्रुप इज 0.7। तो ये फर्स्ट ग्रुप न्यू प्रोडक्ट करेगा। फर्स्ट ग्रुप अगर हमने चूज़ किया है वो न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा, मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और सेकंड ग्रुप वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.3। बस अब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो सारा का सारा। तो ये पुट कर दो। E2 प्रोबेबिलिटी E2 की 0.4 इंटू ये चीज़ क्या है? 0.3 ओवर। बस मेन चैलेंजेस इन क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें पहचाननी होती है कि ये सिचुएशंस कैसे, कौन सा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे जनरली जहाँ पे भी दो चीज़ें गिवन होती है ना, एक ही स्टेटमेंट के साथ दो चीज़ें आ रही है, जैसे प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विन। ठीक है, ये तो पहला इवेंट हो गया। अब सीक्वेंस भी समझना होता है ना कि कैसे चली हुई है स्टोरी, कैसे चली हुई है। इफ़ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो इफ़ एल्स वाली इफ़ एंड देन वाली सिचुएशन हो जाती है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाती है कंडीशन वाली बात। तो ये कंडीशन ये हमें समझना पड़ता है कि कहाँ पे। और बाकी ट्रिक मैंने बताई हुई है कि आउटपुट देख लो पहले कि क्या आउटपुट आ रहा है, वो तो आपने लिखना ही लिखना है। बाकी आउटपुट के साथ में जो स्टेटमेंट होती है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एक्चुअली में, वो यहाँ पे होना ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे E1 E2 में से। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी होती है, थोड़ी बहुत अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो ये E1 हो गया। ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते, पर हाँ जो चीज़ें मैंने कुछ नोटिस की है। 4 इंटू 0.3। ओके, तो ये आ गया 4 3 12 हुआ। और पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 एंड 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। और ये हुआ 6 7 42, तो 0.42 प्लस 4 3 12 और साथ में 1 2 डिजिट के पास तो पॉइंट लगेगा। बस ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 2 + 2 4 4 + 1 5 पॉइंट 0 + 0 0 12/54। अब ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 12 से अगर मैं पॉइंट हटाऊँगी तो यानी कि पॉइंट हटा दिया तो ओवर में मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? 2 0 वाला 100 आएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ से भी पॉइंट हटाऊँगी तो इसके डिनोमिनेटर में, इस 54 के डिनोमिनेटर में, मतलब ओवर में। ठीक है, 54 का डिनोमिनेटर ये होगा ना, ये आया, तो ये वैसे भी कैंसिल है। और अब देखो इन दोनों को भी कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल करके क्या आ जाएगा? 6 2 12 होते हैं, 6 9 54, तो ये आ गया 2/9 आंसर। फर्दर अब एक बार फिर से ओवरव्यू देख लो। तो सिचुएशन हमारे पास क्या थी कि एक कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंपटीशन चल रहा था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बीच में। अब फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी इतनी, सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी थी इतनी। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता, अगर सेकंड ग्रुप जीतता तो नया प्रोडक्ट को, मतलब फर्स्ट ग्रुप जीतता तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ये थी। अगर सेकंड ग्रुप जीता तो नए प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ये थी। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज द सेकंड ग्रुप। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है,
ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इस इवेंट को हमने लिख लिया है यहाँ पे। आउटपुट हमें पता चल चुका है सिचुएशन का कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हुआ है, पर ये सेकंड ग्रुप ने किया है, सेकंड ग्रुप ने किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमने यहाँ पे बेस थ्योरम बाय बेस थ्योरम अप्लाई करके बेस थ्योरम ये लिख ली पूरी की पूरी सिचुएशन और आंसर निकल गया। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज पहले ही दी हुई थी, तो ये हमने सारी की सारी बस लिख दी यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। एक गर्ल ने डाइस थ्रो की, ठीक है, डाइस बोलो जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके कुछ नंबर लिखे होते हैं। शी टॉसेज अ कॉइन, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है तो शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो सिचुएशन क्या बन रही है कि लड़की ने एक डाइस फेंका, अगर 5 आता है या फिर 6 आता है, उस डाइस पर 5 शो होता है या 6 शो होता है, तो अब ये गर्ल क्या करती है कि ये 3 टाइम्स कॉइन टॉस करेगी और क्या नोट कर रही है कि कितनी बार हेड्स आया। इफ शी गेट्स 1 2 3 4, अगर ऑन द फर्स्ट प्लेस, दोबारा समझाऊंगी मैं इस केस को, शी टॉसेज अ कॉइन वंस, अगर ये चीज़ आया, ये नंबर्स आए, तो वो क्या करती है, एक बार कॉइन को टॉस करती है एंड नोट्स वेदर द हेड और टेल इज ऑब्टेन, और नोट करती है कि आइदर हेड आया या टेल आया। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अब आउटपुट दिया हुआ है क्या, एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू दिस विद द डाई। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ये चीज़ थ्रो की है विद द डाई, ये मतलब सेकंड वाला केस है, ठीक है। अब सिचुएशन दोबारा से समझो, एक गर्ल है जो कि एक डाइस थ्रो करती है। एक डाइस के थ्रो करने का आउटपुट क्या हो सकता है, डाइस को जब थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आते हैं, अगर कौन सा केस होता है, अगर 5 या फिर 6 आते हैं, ठीक है, ये केस 1 मान लेते हैं, केस 1 और केस 2। अब अगर 5 या 6 आता है डाइस पर, या तो 5 आया या 6 आया, तो क्या करती है लड़की, 3 टाइम्स कॉइन टॉस करती है, 3 टाइम्स कॉइन टॉस करेंगे। फिर अगर 1 2 3 4 ये चीज़ें आई, मतलब इसके अलावा अगर नंबर्स आए तो 1 टाइम टॉस किया जाएगा, सिर्फ कॉइन को सिर्फ 1 टाइम टॉस करेंगे, ठीक है। और हम दोनों केसेस में क्या नोटिस करेंगे, दोनों केस में हम नोट करेंगे कि कितने हेड्स आए हैं, ठीक है। मतलब इस गर्ल ने नोट किया कि दोनों नंबर पे दोनों टाइम टॉस करने पे कितने, मतलब इस केस में भी कितने बार हेड्स आए, कितनी बार हेड्स आए, ये चीज़ काउंट कर रही है गर्ल, ठीक है। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अब बता दिया है कि उसने जब काउंट किया तो एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा था। कोई भी सिचुएशन थी, चाहे उसने 3 बार टॉस किया कॉइन, चाहे 1 बार टॉस किया, हेड आया है, ठीक है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू दिस विद द डाई। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ थ्रो करने पे हेड आया एक बार, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट जिसको हम ए इवेंट मान सकते हैं वो है कि हेड आया है, एग्जैक्टली 1 हेड आया, एग्जैक्टली ये वर्ड मत भूलना, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली 1 हेड, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे हेड्स आ सकते हैं ना, पर एग्जैक्टली 1 हेड वाली सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ए तो मिल गया, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, इवेंट्स ये E1 इवेंट हो रहा है, ये E2 इवेंट हो रहा है, कि ये नंबर आने का इवेंट, ये नंबर्स डाइस थ्रो करने पे ये नंबर्स आने का इवेंट E1 मान लिया और ये नंबर्स आने का इवेंट E2 मान लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या हो रही है कि हमने कॉइन टॉस किए, कॉइन टॉस किया है, यहाँ पे 3 टाइम्स किया है, यहाँ पे 1 टाइम किया है, तो इसका भी कुछ आउटपुट आएगा, तो वो हमने यहाँ पे देख लेंगे, उसको भी स्टडी कर लेंगे कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। और फिर ये जो हमें आउटपुट चाहिए, जो मतलब कि एक्चुअली में आया है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी वही देख लेंगे ना हम, कि ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये चीज़ हुई है तो कितनी है, ठीक है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये वाला केस हुआ है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो स्टडी करना पड़ेगा ना, देख लेते हैं कि हेड्स
कहाँ कहाँ है। अगर तो हम एक ही बार करते हैं, ये पहला इजी सा केस है, ये कर लेते हैं। एक ही बार हमने टॉस किया कॉइन, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। अब अगर 3 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं तो पता क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। 3 टाइम्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 3 टाइम्स अगर टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो हेड 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 आएगा तीनों बार, या हेड हेड टेल आएगा। फिर ये टेल को घुमाते रहो हर जगह पे ऐसे, टेल हेड टेल, क्योंकि पहली बार भी आ सकता है, दूसरी बार भी कभी भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है। फिर अब टेल की पॉसिबिलिटी हो गई, अब 2 बार टेल कर लो, ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार कर लो। अब इन दोनों को भी थोड़ा शिफ्ट करते जाओ, इधर इधर शिफ्ट करते ज़रा, तो ये हेड आ जाएगा। फिर टेल को और जगह शिफ्ट करते हैं, और टेल टेल टेल, यही सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप थ्री टाइम्स टॉस करोगे, 3 टाइम्स का केस है। और अगर 1 टाइम टॉस करोगे तो ये काम आने वाला है, ट्रस्ट में। अभी देखो कहाँ काम आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इवेंट्स नोट कर लेते हैं, ये E1 E2 और ये आउटपुट, ये सब चीज़ें पहले लिख देते हैं कि हमने ये चीज़ें मानी है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे इवेंट E1 डाई शोज 5 और 6, यहाँ पे मैंने पहले दूसरा वाला लिख दिया था, पर आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ये सारे के सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो इसलिए ये पहले मैंने इस तरीके से लिखा है। पर आप ये वाला भी लिखोगे पहले तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इवेंट E1 यही लेना है या E2 यही लेना है। आपने बस नाम दिए, ये सिर्फ इवेंट्स के नाम दिए, ठीक है। कुछ भी नाम भी कुछ भी दे सकते हो आप। ये तो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, ताकि हमें ध्यान रहे, हम भूले ना, तो इसलिए हम यहाँ पे E1 E2 ऐसे लिख रहे हैं। ऑल्सो लेट आउटपुट क्या था कि गर्ल ने एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन किया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी। आउटपुट जब पता हो तब, और हमें कोई फर्स्ट चीज़ निकालनी हो, जो ऐसे इवेंट जो फर्स्ट प्लेस में हेल्ड हुआ है, तो ऐसे केस में हम वही बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब पहचान लिया है जब, तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या निकालनी पड़ेगी, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ये एग्जैक्टली 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम E1 केस चूज़ कर रहे हैं। अगर हम E2 केस चूज़ कर रहे हैं तब भी एग्जैक्टली 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रिक्वायर्ड है कि she obtained if she obtained exactly 1 head, if she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw this thing। और ये वाला केस हमने कौन से में लिया है, E2 वाले केस में लिया है, तो यहाँ पर E2 लिख लेते हैं, इक्वल टू। अब ये चीज़ कैसे निकालेंगे, बेस थ्योरम अप्लाई कर लो, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या बनेगा, E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर, किसके बाद टर्न है, E2 के बाद ना, ये ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं। देन टोटल इवेंट्स कितने थे, E1 और E2 ही हुआ था ना जो एट फर्स्ट प्लेस हुए थे, तो E1 के लिए भी सेम ही चीज़ लिख लेते हैं, प्लस E2 के लिए भी सेम चीज़ लिख लेते हैं, हो गया। एंड अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सारी की सारी निकाल लेते हैं और वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब E1 इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट E1 हो, मतलब कि डाइस 5 या 6 दिखाए। अच्छा, तो डाइस दिखा क्या क्या सकती है, डाइस को जब आप फेंकोगे तो यही चीज़ें आ सकती है ना। अब हमें चाहिए, जो हमें चीज़ चाहिए उसके फेवर में क्या क्या है, 5 और 6 है ना, 5 और 6 ही हमें चाहिए, ठीक है। जो हमें चाहिए वो तो 2 ही चीज़ है, ठीक है, 2 चीज़ है। आउट ऑफ टोटल कितनी, यही 2 चीज़ें चाहिए ना, आउट ऑफ टोटल कितनी, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/6, ठीक है। क्या हो गई प्रोबेबिलिटी, 2/6। ओके, अब देन इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। द डाई शोज 1 2 3 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इवेंट E2 हो। अब 1 2 3 4, अब हमारे फेवर में जो हमें चाहिए उसके फेवर में ये 4 नंबर्स चाहिए ना हमें, तो ये 4 नंबर्स ही उसके फेवर में,
तो 4 आउट ऑफ टोटल कितने 6, ठीक है। तो 4 आउट ऑफ 6 आ गई प्रोबेबिलिटी, 4/6। अब ए आफ्टर इवन, ए आफ्टर इवन। अब हमारे पास डाई ने रिजल्ट दे दिया है। अब डाइस ने रिजल्ट दे दिया है कि 5 या 6 आया है, ठीक है, ये इवन हो चुका है। तो अब ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि गर्ल ने ऑब्टेन किया है एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब अगर ये केस होता था तो अगर आपको याद हो तो हमने कॉइन को 3 टाइम्स किया था, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एग्जैक्टली 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है, इसका मतलब 3 बार टॉस किया गया है, तो 3 बार टॉस करने से तो यही चीज़ें आई है। और इसमें भी एग्जैक्टली 1 टाइम हेड कहाँ पे आया है, यहाँ पे तो 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आया एक, और एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पर आया है, ठीक है, 1 2 3। तो ये 3 केसेस है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली एक ही बार जिसमें हेड आया हो, ये ऐसा केस चाहिए हमें। तो वो तो 3 ही केसेस ऐसे चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। अब नेक्स्ट चीज़ E2 इवेंट के लिए, E2 इवेंट है ये कि डाइस ने ये शो किया था। अब E2 इवेंट हो चुका है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, गिवन दैट, मतलब ये हो चुका है अब इवेंट। अब हम वो वाला केस स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये आया है E2, ये नंबर्स आए हैं, तो अब अगर ये नंबर्स आते हैं तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये वाला इवेंट होता था तो हम सिर्फ कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे थे, मतलब यही दोनों आउटपुट है। तो एग्जैक्टली 1 टाइम हेड तो यहीं पे आया है, एक ही इवेंट में आया है, आउट ऑफ टोटल 2 इवेंट्स, तो मतलब 1/2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये निकल गई सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो देख लो, 2 3 6 हुआ, 1/3, 2/3, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो E2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू ए आफ्टर E2, यानी ये चीज़ 1/2 ओवर E1 ऑफ एंड दिस थिंग, मतलब 1/3 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि दिस इंटू दिस। तो ये सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट किए यहाँ पर भी। अब देख लो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, ये कैंसल्ड है, ये कैंसल्ड है, तो यहाँ पे बच गया 1/3 और यहाँ पर बच गया 1/8 प्लस 1/3। तो 1/8 प्लस 1/3 को अलग से सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 8 3 24, तो 8 3 24, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 8 24, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 11, 11/24 आ गया। तो ये 1/3 ओवर 11/24 आ गया। तो 1/3 तो है ही, और यहाँ पे बड़े वाले ओवर के नीचे, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 11 तो है ही, और 11 के ओवर में 24 है, तो 11/24 लिखो, चाहे 11/24 ऐसे लिखो, ठीक है, बात सेम ही है। तो ये आ गया 8/11 आंसर, ठीक है, ये सिंपल था। तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर एक गर्ल डाई को थ्रो करती है, ठीक है। अब डाई को थ्रो करने पे ये सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो उसने खुद से क्या सोचा कि अगर 5 और 6 आएगा तो शी विल थ्रो द डाइस 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स वो नहीं डाइस को नहीं, कॉइन को टॉस करेगी 3 टाइम्स, ठीक है। अगर डाई पे 5 या 6 आता है तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा, और अगर ये नंबर्स आते हैं तो सिर्फ एक बार। तो हम इंटेलिजेंट बने और हमने ये सारे के सारे आउटकम्स भी निकाल दिए कि अच्छा 3 टाइम्स होने पे क्या क्या आउटकम्स आते हैं, और 1 टाइम अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आगे काम भी आएगा। तो अब आउटपुट, अब क्या हुआ कि एग्जैक्टली 1 हेड आया उस लड़की के पास, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड। अब वो किसी भी केस से आ सकता है, हमने देखा कि यहाँ पे भी एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है।
तो वो किसी भी केस से एग्जैक्टली वन हेड आ सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि वो जो एग्जैक्टली वन हेड आया है उससे पहले वो किस केस में आया था, कि इस केस में जब डाइस ने ये नंबर शो किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बतानी थी। तो हमने पहले इवेंट्स ले लिए, ये इवेंट आउटपुट हमें क्लियर था कि गर्ल ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी सारी की सारी। प्रोबेबिलिटीज़ में कैच कहाँ पर था कि इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली थी, इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी। ए आफ्टर E1 हो गया है इवेंट, उसके बाद गर्ल ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ हमने जो निकाली थी। यहाँ पे देखो, अगर 3 टाइम्स टॉस करेंगे, क्योंकि अगर इवेंट E1 होता है तो 3 टाइम्स टॉस करेंगे। 3 टाइम्स टॉस करने पे एक बार हेड आने, एग्जैक्टली एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ही चीज़ है आउट ऑफ टोटल 8 जो हमारे फेवर में है। और सिमिलरली यहाँ पे भी केस था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर एक बार टॉस करेंगे तो 1/2 होगी। और ये सारी की सारी वैल्यूज जब हमने पुट कर ली तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब जो चीज़ें बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। रुको, यहाँ पे रफ पेज तो ख़त्म ही हो गया। ओके, तो यहाँ पे मिल गया। तो मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं। मशीन ऑपरेटर्स मतलब ऐसे लोग जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, मशीन को चलाते हैं जो लोग। ठीक है, तो ABC उनका नाम दे दिया। ठीक है, इस मशीन ऑपरेटर के पास इस मैन्युफैक्चरर के पास ABC काम करते हैं। ठीक है, अब द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो इस तरह से काम करता है कि 1% जो भी चीज़ें वो बनाता है उसका 1% वो डिफेक्टिव चीज़ें बनाता है। ठीक है, वेयर एज द अदर टू उनमें से 1% चीज़ें, मतलब अगर वो 100 चीज़ें बना रहा है तो एक उसमें से डिफेक्टिव निकलेगी, इसका मतलब ये है। वेयर एज द अदर टू ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूसेस 5% एंड 7%। और बी जो है वो 5% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर वो 100 आइटम्स बना रहे हैं तो 5 उसमें से डेफिनेटली डिफेक्टिव निकलेगी। और सी ऑपरेटर अगर 100 आइटम्स बना रहे हैं तो 7 आइटम्स डेफिनेटली डिफेक्टिव निकलने वाली है। ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया रिस्पेक्टिवली। अब A इज़ ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ टाइम। अब ये भी बता दिया कि A जॉब पर कितने टाइम तक रहता है, 50% टाइम तक A रहता है। देन B इज़ ऑन जॉब फॉर 30% टाइम तक B रहता है। एंड C इज़ ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ टाइम। ठीक है, तो आधे टाइम तक ये रहता है, फिर बाकी आधे में ये और ये काम करते हैं, जिसमें से 30% बी काम करता है और 20% ये ऑपरेट करता है मशीन को। तो अ डिफेक्टिव आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखो आउटपुट दिया हुआ है कि आउटपुट क्या है, कि एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुकी है। तो अब ABC यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है, तो A हम इवेंट आउटपुट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे D मान लेते हैं, डिफेक्टिव आइटम। D स्टैंड्स फॉर डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, हमारे केस में, हमारे मन के अंदर, तो हमारे मन के अंदर जो चीज़ है वो हमें लिखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि D हमने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड मान लिया है। ठीक है, लेट कर लिया है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है, अच्छा डिफेक्टिव आइटम D से डिनोट किया इस बार हमने, ये जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है ये A ऑपरेटर ने, ए को नाम दे देते हैं E1, इसको E2, इसको E3 नाम देते हैं। E1 ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, E1 से ये गलती हुई है। ठीक है, तो ये केस है, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, कि सीक्वेंस आप देखो, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जैसा इसमें दिया हुआ है ना वैसा हल्का सा थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो इसको। क्या है कि पहले तो ये लोग आते हैं, ठीक है, ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे आते हैं। तो 50% टाइम ये रहता है, 30% टाइम ये रहता है, 20% टाइम ये रहता है। फिर उसके बाद ये काम करते हैं और काम करने के बाद आइटम्स प्रोड्यूस होती है। आइटम्स में से जो अब फाइनल आइटम अगर हमने रेंडमली चूज़ की है, आज के दिन में जितनी भी आइटम्स प्रोड्यूस हुई है वो निकल जाती है डिफेक्टिव, ये आउटपुट है। अब इसने कितनी डिफेक्टिव आइटम्स बनाई है,
अगर ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये ए पर्सन काम कर रहा है, ए मशीन ऑपरेटर काम कर रहा है, तो इसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किए, इसकी क्या चांसेस है? अब ए यहाँ पे 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है, तो 1%, बी यहाँ पे 5% और सी 7%, 5%, 7%। तो ये नंबर्स है ना, ये कंफ्यूज मत कर देना कि आपने इसकी जगह यहाँ पे लिख दी फर्स्ट प्लेस में, जब प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होंगे इनकी तब आपने लिख दी। नो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो एक और हिंट यहाँ से हमें क्वेश्चन समझते हुए मिल रहा है कि जो आउटपुट होता है ना, जैसे यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, ये आउटपुट है, तो आउटपुट के साथ जो स्टेटमेंट रिलेटेड होती है ना, साथ जो नंबर रिलेटेड होता है, जैसे डिफेक्टिव आइटम, तो वो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस जैसा आ रहा होता है, वहाँ पे अराइज हो रहा होता है। तो ये भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन से देखो सीखने को कैसे मिलती है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि इवेंट E1 क्या है, ऑपरेटर ए जॉब पे था, और इवेंट E2 ऑपरेटर बी जॉब पे है, और ऑपरेटर E3 की सी जॉब पे है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज़, अब क्योंकि आउटपुट दिया हुआ है बेस थ्योरम, तो हमने पहचान लिया कि इसमें बेस थ्योरम लगने वाली है। प्रोबेबिलिटी E3 की, देन प्रोबेबिलिटी, अब ये आउटपुट, अगर हम E1 चूज़ कर रहे हैं तो ये आउटपुट आया, ठीक है। अगर हम E2 चूज़ कर रहे हैं तो ये आउटपुट आया, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम E3 चूज़ कर रहे हैं तो इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये P है, ठीक है, D मत समझ लेना, P है ये, ओके। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, ठीक है। एक डिफेक्टिव आइटम जो प्रोड्यूस हुआ है वो ए से प्रोड्यूस हुआ है, ए कौन से इसमें है, E1 में, तो E1 की प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ निकालनी है। तो अब ये हम बेस थ्योरम अप्लाई करके फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। बेस थ्योरम से क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका, पहले E1 देन D की प्रोबेबिलिटी आफ्टर E1 ओवर टोटल इवेंट्स कितने थे, 3 इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो तीनों के लिए ये चीज़ दोबारा लिखनी है, तीनों के लिए। तो सबसे पहले E1 के लिए लिख देते हैं, प्लस अब E2 के लिए लिख देते हैं सेम चीज़, प्लस E3 के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है, डन। अब बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, बाय बेस थ्योरम, अब बस वैल्यूज पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। अब E1 क्या है कि ऑपरेटर ए इज ऑन जॉब, ऑपरेटर ए जॉब पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमने यहाँ पे केस डिस्कस किया हुआ है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 50%। यहाँ पे भी देख लो, ऑपरेटर ए जॉब पे है, ए इज ऑन जॉब फॉर 50% ऑफ टाइम, तो ये आ गया 50%। अब परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में सिंपली 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्टेड। अब E2 जॉब पे है, ये है 30%, और सी जॉब पे है ये 20%, तो ये 30% और ये 20%, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफेक्टिव आइटम E1 ने प्रोड्यूस की, मतलब ए ने प्रोड्यूस की, ऑपरेटर ने, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, देन बी ने प्रोड्यूस की 5%, देन सी ने 7%। तो 1% का मतलब 1/100, 5% का मतलब 5/100, और 7% का मतलब 7/100, ठीक है। तो देख रहे हो, हम ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में इसीलिए लिखते हैं, आसान, गलतियों के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं अगर हम थोड़े सीक्वेंस में लिखते हैं चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में। तो अब ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी देख लो यहाँ पे, 50/100 इंटू D आफ्टर E1, 1/100 ओवर E1 और दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, ये पुट कर लो। प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100
100 इंटू 7/100। तो अब यहाँ से 200 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 200 कॉमन आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो, एक 100 कॉमन आया, दूसरा 100, दोनों 100 यहाँ पे है, तो 50 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कॉमन मतलब ये अलग से लिख दिया, 100 इंटू 100, सॉरी ये 1/100 इंटू 100, ये चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन मतलब 100 इंटू 100 सब में है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या बच गया 50, प्लस यहाँ पे कितना बच गया 30 इंटू 5। 30 इंटू 5 कितना हुआ 3 5 15 और एक 0 150 प्लस, और यहाँ पे भी कॉमन था तो यहाँ पे क्या बच गया अंदर 20 इंटू 7। 20 इंटू 7 का मतलब है 2 7 14 140 आ गया। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गया। देख लो 50 ओवर, और यहाँ पे ओवर में क्या बचा 50 प्लस ये चीज़ 200 हो गई, 340 हो गया ये टोटल 340। तो 5/34 आ चुका है इसका आंसर। ये है प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देख लो, एक बार ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिचुएशन क्या थी कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन ऑपरेटर्स थे, ए बी और सी, जो काम पे आते थे कितने कितने टाइम पे, वो भी दिया हुआ था कि इतने टाइम तक ए रहता था, इतने टाइम तक बी रहता था, इतने टाइम तक सी रहता था, जिसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल दी। देन फिर नेक्स्ट आगे बताया हुआ है कि डिफेक्टिव आइटम एक प्रोड्यूस हो चुकी है। तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने की क्या क्या परसेंटेज है, परसेंटेज को तो हम इजीली प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑपरेटर ने 1% चांसेस है कि वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करे। सेकंड पर्सन से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है, इसका 5% चांसेस है। फिर नेक्स्ट 7%, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी एंड देन फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th में पूछा है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। कार्ड जो खेलने के कार्ड्स होते हैं, पत्ते जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो 52 होते हैं वो टोटल, उसमें से एक कार्ड गुम हो गया। ये इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके 13 होते हैं, इसके 13 होते हैं और इसके भी 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स। अब इसमें से एक कार्ड गुम हो चुका है, मतलब अब हमारे पास सिर्फ 51 कार्ड्स हैं। एक कार्ड गुम हो चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब जो 51 कार्ड्स बचे उसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, ठीक है, 2 कार्ड्स हमने निकाले, रैंडमली चूज़ किए, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और दोनों के दोनों क्या निकले, डायमंड निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड का गुम हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके तो अब आउटपुट यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और वो क्या निकले, जो 2 कार्ड्स हमने चूज़ किए थे वो क्या निकले, दोनों के दोनों डायमंड निकले। ठीक है, तो वो दोनों के डायमंड ये हुआ, ये डायमंड यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे डायमंड्स के कार्ड्स जिसमें, ऐसे कार्ड्स जिसमें ये डायमंड बना होता है। ठीक है, 13 कार्ड्स होते हैं ऐसे। तो अब ये जो दोनों कार्ड्स है, ये दोनों कार्ड्स डायमंड निकले। जो भी पूरे पैक में से 51 का जो पैक बचा था उसमें से जो कार्ड निकाले वो दोनों के दोनों डायमंड निकले। आउटपुट गिवन है। ठीक है, और फर्स्ट इवेंट अब मान लेते हैं, ये जो सीक्वेंस पता चल गया ना हमें स्टोरी का, कि पहले कार्ड गुम हुआ, फिर उसके बाद हमने कोई पैक, पूरे कार्ड के जो बचे थे जितने भी 51 कार्ड्स, उसमें से हमने एक कार्ड चूज़ किया पहले, फिर दूसरा कार्ड चूज़ किया और देखा कि पहला कार्ड देखा ये तो डायमंड का आया, फिर दूसरा कार्ड निकाला वो भी डायमंड का आया। ठीक है, तो ये E1 और E2 हमने क्या चूज़ किया कि अब ये जो लॉस्ट कार्ड, क्योंकि अब हमें डायमंड में इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो यहाँ पे इवेंट में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इसका इवेंट बना दिया। एक इवेंट क्या है कि जो गुम हुआ कार्ड है, जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड का गुम हुआ है। या फिर दूसरा केस और क्या हो सकता है, पर हमें केसेस तो सारे कवर करने पड़ते हैं ना जो पूरी सिचुएशन को डिफाइन करे। फिर और क्या केस हो सकता है, या तो वो डायमंड का गुम हुआ होगा या किसी और का गुम हुआ होगा। ठीक है, तो लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड। ठीक है, तो या तो डायमंड होगा या डायमंड का नहीं होगा, दो ही केसेस है।
तो हियर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पूरे इवेंट को हमने यहाँ पे पूरी सिचुएशन को कवर कर दिया है और E1 और E2 का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हियर E1 एंड ओके ऑल्सो ये आउटपुट भी हमने ले लिया है। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। लॉस्ट कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये डायमंड है, 2 डायमंड्स है, ये हमें पता चल चुका है आउटपुट। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड है, मतलब कि ये लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड E1। इस ये चीज़ निकालनी है एक्चुअली हमें, E1 आफ्टर इवेंट A हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो ये साफ साफ सिचुएशन दिख रही है कि ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, E1 की प्रोबेबिलिटी, इसमें भी सेम उसी तरीके से E2 की प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये चीज़ 2 कार्ड डायमंड है, इस चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये वाली चीज़ हुई है, ठीक है, E1 हुआ है अगर, तो E1 का मतलब क्या है कि अगर कार्ड डायमंड वाला गुम हुआ है तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो हमने कार्ड्स निकाले वो डायमंड क्या है। फिर अगली प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं कि अगर डायमंड का नहीं गुम हुआ है, कोई और कार्ड गुम हुआ है, तब भी बता दो कि तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स डायमंड क्या है, गिवन दैट ये वाली सिचुएशन हो चुकी है, मतलब एक कार्ड गुम हो चुका है जो कि डायमंड का नहीं था, ठीक है। ये चीज़ भी हमने लिख ली। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट कि कार्ड गुम हो चुका है, नहीं, गिवन दैट दोनों कार्ड्स, यहाँ पे आउटपुट क्या है कि दोनों कार्ड्स आर, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, दोनों कार्ड्स डायमंड है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। ओके तो अब ये बेस थ्योरम पहले हम लिख लेते हैं पूरा का पूरा, फिर प्रोबेबिलिटीज ये वैल्यूज बाद में फिल कर लेंगे। ओके तो अब बेस थ्योरम से इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। बेस थ्योरम क्या बोलती है, E1, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर, ये A किसके बाद हुआ, E1 के, मतलब A की टर्न किसके बाद आई, हमारे देखने में भी लिखने में भी E1 के बाद ही आई ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। देन यहाँ पर दो इवेंट्स हुए टोटल, तो इवेंट E1 के लिए भी ये लिख दो सेम चीज़, प्लस इवेंट E2 के लिए भी यही सेम चीज़ लिख दो। ये आ गया है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, पर हमें नंबर चाहिए ना, आंसर में तो नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पे हम नंबर्स पुट कर देंगे, मतलब नंबर्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। अब सबसे पहली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी E1, लॉस्ट कार्ड इज़ अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड है, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो हमारे फेवर में, जो हमें चाहिए उसके फेवर में जो चीज़ें होती है अपॉन टोटल चीज़ें, ठीक है। तो हमें हमारे फेवर में कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, डायमंड वाले कार्ड्स हमारे फेवर में, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब किस डायमंड वाले कार्ड्स है ना, यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज़ अ डायमंड, तो डायमंड वाले में से लॉस्ट होगा ना, इसमें से डायमंड कैसे लॉस्ट हो सकता है इन 13 में से, ठीक है। तो 13 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमारे फेवर में है, ठीक है, 13 में से कोई भी गुम हो सकता है इन 13 में से। तो 13 आउट ऑफ टोटल कितने, टोटल 52 है, ये सारे के सारे टोटल 52 है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 52, तो 13 ओवर 52 आ गई प्रोबेबिलिटी E1 इवेंट के होने की। अब बाकी E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अब E2 इवेंट क्या है कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, ये जो गुम हुआ है कार्ड वो डायमंड नहीं है। ओके तो जो डायमंड नहीं है वो कितने कार्ड्स है हमारी फेवर में, देखो 13 + 13 + 13 13 3 39 ओवर 52, इतने कार्ड्स है जो हमारे फेवर में है इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 39 ओवर 52। या अगर आप ये इतना नहीं भी सोचना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि नॉट डायमंड, डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 1 माइनस डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाली थी 13/52, तो ये चीज़ कैलकुलेट कर लो, देखो 52 एलसीएम है, 52 माइनस 13, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 - 3 9,
और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 ओवर ये यही चीज़ आएगी तब भी, ठीक है। कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा होगा, कहीं पे आपको लॉजिक मैंने बता दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये भी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, ये प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 कार्ड्स ड्रॉन बोथ आर डायमंड, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट E1 की बात कर रहे हैं जब हम, कि कार्ड जो गुम हुआ है वो डायमंड का गुम हुआ है, ठीक है। डायमंड वाला कार्ड गुम हुआ है, तो अब सिचुएशन देखना, अगर डायमंड वाला कार्ड गुम हुआ है तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि 12 कार्ड्स ये है और ये कितने कार्ड्स है, ये जो कार्ड्स बचे यहाँ पे 13 + 13 + 13, ये पूरे कार्ड्स है अभी, ठीक है। तो ये वाले टोटल कार्ड्स कितने हुए, ये टोटल कितना हुआ, देखो ये तो 39 हो गए ना, मतलब टोटल 52 थे ना, 51 हो गए टोटल अब, क्योंकि एक कार्ड गुम हो गया, ठीक है। 8 कार्ड गुम भी किसका हुआ, डायमंड का गुम हुआ, ठीक है। ये वाला केस है, समझ गए केस क्या बन रहा है यहाँ पे, E1 का केस। और E2 का केस भी कुछ इस तरह से मैं बना ही देती हूँ। E2 का केस क्या है कि दूसरा पेन लिया जाए, हाँ ओके। तो E2 का केस है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये 13 डायमंड्स तो है, ये 13 डायमंड्स तो है, पर इनमें से कोई एक मिसिंग है, ठीक है। इनमें से कोई एक मिसिंग है, मतलब ये 39 की जगह 38 है अब, और इन सब का टोटल कितना बन रहा है, 51 बन रहा है, ठीक है। ये वाला केस है। अभी प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि दोनों के दोनों डायमंड निकले। अब कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, देखो पहले हमने एक कार्ड चूज किया, वो डायमंड आ गया, उसके पहले एक कार्ड की बात करते हैं, एक कार्ड के डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले कार्ड की, अगर डायमंड में से लूज हुआ है मतलब ये वाला केस है, तो अब डायमंड वाले कार्ड्स में से ही आएगा, तो डायमंड के कार्ड्स अब हमारे पास कितने हैं, 12 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हैं, 51, तो 12 ओवर 51 आ गई प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 ओवर 51। ये है फर्स्ट कार्ड के, सिर्फ फर्स्ट कार्ड आया अभी, और सेकंड कार्ड भी चाहिए, एंड चाहिए हमें, एंड सेकंड कार्ड भी डायमंड का चाहिए। तो अब जब पहला डायमंड निकल चुका है, एक डायमंड निकल चुका है यहाँ से, तो अब कितने बच गए, अब 11 डायमंड बचे, सिर्फ 11 डायमंड बचे, और यहाँ पे बाकी कार्ड्स कितने बचे, 13 + 13 + 13 39 बचे, और टोटल कितने हो गए, ठीक है, क्योंकि एक कार्ड निकल गया तो 50 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमने चूज कर लिया है, अब सेकंड कार्ड हम चूज कर रहे हैं, तो सेकंड कार्ड भी डायमंड आए, डायमंड तो अब डायमंड में से ही आएगा, तो डायमंड कितने हैं, 11 ऐसे कार्ड्स हैं जो हमारे फेवर में, आउट ऑफ टोटल कितने, आउट ऑफ टोटल 50 कार्ड्स, ठीक है। तो 11 ओवर 50 आ गई, ये सेकंड वाले के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। डन। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, कार्ड्स कैसे चूज किए, पहला कार्ड चूज किया एंड देन दूसरा कार्ड चूज किया, ठीक है। अब ये जो पहला कार्ड है ये डायमंड आया है, ठीक है। तो अब हम केस कौन सा स्टडी कर रहे हैं, अभी E1 वाला केस स्टडी कर रहे हैं ना, कि जब जो डायमंड वाला गुम हुआ है, तो डायमंड वाला गुम हो गया, तो मतलब हम इस पोजीशन में है कि अब हमारे पास 12 ही डायमंड्स बचे हैं, 12 डायमंड्स बचे हैं, और बाकी ये इतने बचे हैं, तो टोटल इतने कार्ड्स हुए। तो हमें 2 डायमंड चाहिए, तो पहला वाला डायमंड आए, वो डायमंड में से ही आएगा, ठीक है। डायमंड, हमें डायमंड चाहिए, तो टोटल में से हमारे फेवर में 12 कार्ड्स है, 12 में डायमंड है, तो 12 आउट ऑफ टोटल 51। ओके, अब ये फर्स्ट कार्ड क्योंकि हमने चूज़ कर लिया, तो ये हमने बाहर निकाल दिया, ये चूज़ हो चुका है। अब कितने बचे, अब 11 बचे यहाँ पे, और ये बाकी सारे तो है ही है, ठीक है। और टोटल करोगे तो 11 + 39, ये 50 कार्ड्स बचे अब हमारे पास, जो डेक में अभी भी पड़े हैं। तो अब इसमें से ये भी डायमंड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड जितने बच्चे हैं ओवर टोटल, ठीक है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट भी सिमिलरली इसी तरह से, पर इस बार E2 इवेंट में E2 वाला हम कंसीडर करें कि लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड, इसमें लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है। तो डायमंड का अगर लॉस्ट कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब, मैं कहाँ बनाऊँ, जगह ही नहीं बच गई, यहाँ पे ही बना देती हूँ। डायमंड का अगर लॉस्ट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे डायमंड्स 13 है, ठीक है।
क्योंकि कार्ड तो जो गुम हुआ है वो डायमंड का नहीं हुआ है। और बाकी 38, अच्छा यहाँ लिखा तो है 38 इक्वल टू 51 टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने फर्स्ट कार्ड पहले चूज़ कर लिया। ठीक है, एक कार्ड चूज़ कर लिया। फिर जब हम एक कार्ड चूज़ कर लेंगे उसके बाद सेकंड कार्ड, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमें डायमंड ही चाहिए, डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम कि डायमंड आ चुका है फर्स्ट कार्ड। फिर अब सेकंड कार्ड भी डायमंड आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए, अब ये देखो सिचुएशन कैसी बन जाएगी सेकंड कार्ड के लिए। अब यहाँ पे डायमंड का एक निकल जाएगा, यहाँ पे निकल गया एक डायमंड का, और बाकी ऐसे ही, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं हम आसानी से कि फर्स्ट कार्ड डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में, डायमंड्स में से ही डायमंड आएगा तो 13 ओवर टोटल कितने थे 51। एंड सेकंड कार्ड भी डायमंड हो, एंड को हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं ना इसमें, एंड सेकंड कार्ड डायमंड का हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब कार्ड्स बच गए सिर्फ 12, तो 12 डायमंड्स के कार्ड्स में से ही आएगा डायमंड ना, आउट ऑफ टोटल 50 कार्ड्स। तो ये चीज़ आ चुकी है। अब इसको हम वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब वैल्यू पुट करो। E1 की प्रोबेबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन ना आपको कहीं कहीं पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो कैलकुलेट। बट यहाँ पे वही वाला मेथड यूज़ किया है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी अगेन, ओके ये क्या लिख दिया, ये E1 की प्रोबेबिलिटी, अब A आफ्टर E1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी थी यहाँ पे 12 ओवर 51, ये देखो कटिंग हो गई यहाँ पे, ऐसे कैसे चलेगा, 11 ओवर 50 ओवर, अब यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस हो रहा है, प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये भी पुट कर लेते हैं वैल्यूज फटाफट से। 12 इंटू 51, देख लो वैल्यूज पुट हो रही है अभी यहाँ पे सिंपल इन सब चीज़ों में। 52 इंटू 13 इंटू 51 इंटू 12 ओवर 50। ओके, तो अब कुछ चीज़ कॉमन आनी चाहिए, 52 51 50, 52 51 50, 52 51 50। तो शुक्र है कुछ चीज़ें कॉमन आ गई, क्योंकि हम अब कैंसिल कर सकते हैं और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 52 इंटू 51 इंटू 50, यहाँ पे ये जब बाहर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 11, यही बचेगा ना, ओवर यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स में ये चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, 52 इंटू 51 इंटू 50 ये कॉमन है, और अंदर क्या बच जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 39 इंटू 13 इंटू 12, ये चीज़ बच गई। तो ये कॉमन चीज़ है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 13 इंटू 12 इंटू 11, ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है फटाफट से। 13 इंटू 12, 3 6 2 1 2 113 6 5 156 इंटू 11, यानी कि 156 इंटू 156, ये आ गया 11 1671 1716 आ गई ये चीज़, ओवर ये वही सेम चीज़ है 1716 प्लस, अब 39 इंटू 13 इंटू 12 तो कर लिया था ना यहाँ पे पहले, 13 इंटू 12 करके ये चीज़ आया था 156, है ना, तो 156 13 इंटू 12 156 आया, और इसको मल्टीप्लाई करना है विद 39, ओके 39 कर लो, 9 6 45 45 55 919, और ये हो गया 14 3 6 18 1
3 5 15 16 1 3 1 3 4 4 8 10 6 0 8 4 आ गया ये 6084 तो 1716 ओवर 6 + 4 10 1 8 9 10 1 8 और ये आ गया 6 7 ठीक है। ओके तो ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी 0.22 के इक्वल। ठीक है तो ये आ गया आंसर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है पॉइंट में तो 22 पॉइंट का मतलब ओवर में 100 है। तो मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना यही चीज़ आएगी, कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना। तो 22 ओवर 100 तो 2 11 22 होता है, 2 5 10 0 तो 11 ओवर 50 भी कई जगह पे आपको आंसर दिख जाएगा। तो आप ऐसे भी ये भी आंसर लिखो तो भी ठीक है, ये भी लिखो तो भी करेक्ट है। ठीक है तो यहाँ पर एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं क्या हुआ। एक कार्ड का पैक था पूरा का पूरा 52 कार्ड्स का पैक था, जिसमें से एक कार्ड गुम हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वाला कार्ड गुम हुआ है, तो हो सकता है वो डायमंड का हो सकता है वो डायमंड का ना हो। तो दो केसेस थे। ठीक है E1 नाम दे दिया एक इवेंट को, एक को E2 दे दिया। अब हमने क्या किया, जो बचे हुए कार्ड्स थे, जो 51 कार्ड्स बच गए थे, उसमें से हमने दो कार्ड्स को ड्रॉ किया, दो कार्ड्स निकाले और वो दोनों के दोनों डायमंड आ गए। ठीक है आउटपुट हमें यहाँ पर पता है। आउटपुट क्या है कि दोनों कार्ड्स, जो 2 कार्ड्स हमने निकाले वो क्या है, दोनों के दोनों डायमंड है। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी की लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक है कि लॉस्ट कार्ड, जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का है। E1 केस हो रहा है, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। गिवन क्या था कि दोनों के दोनों आउटपुट जो आया है वो क्या है, दोनों के दोनों डायमंड्स आए हैं। ठीक है तो अब प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी थी, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और ये चीज़ें भी कैलकुलेट करनी थी बेस थ्योरम में, क्योंकि ये भी चीज़ें पुट होती है। ठीक है तो अब प्रोबेबिलिटी E1 की क्या आई, E1 की लॉस्ट कार्ड डायमंड है। अब डायमंड्स में से ही जितने भी टोटल डायमंड्स के कार्ड है उनमें से ही डायमंड लॉस्ट होगा ना, मतलब गुम होगा। तो डायमंड के तो 13 होते हैं, तो 13 कार्ड होते हैं ओवर टोटल कितने होते हैं 52। ठीक है देन E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, इज नॉट अ डायमंड, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जो कार्ड डायमंड नहीं है वो कितने बचे, 13 + 13 + 13 39 कार्ड्स थे ऐसे जो डायमंड के नहीं थे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 39 ओवर 52, क्योंकि टोटल 52 थे। अब अभी तक ये गुम नहीं हुआ था, देखो ये अभी नॉर्मल चल रहा है कि लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड हो इसकी प्रोबेबिलिटी। कोई कार्ड गुम हुआ नहीं था अभी, अभी सिर्फ मतलब क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर एक कार्ड गुम हो जाता है तो लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है तो टोटल जो कार्ड्स है 52 में से ही गुम हुआ है ना कोई कार्ड, तो जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड का है, तो डायमंड में से ही होगा। ठीक है तो ये चीज़। अब कार्ड जब गुम हो गया फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक दो कार्ड्स निकाल दिए। ठीक है जब दो कार्ड्स निकाले तो वो भी डायमंड के है, तो फर्स्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर ये वाला केस हुआ है, ये वाला केस मतलब कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का कार्ड गुम हुआ है। तो अगर डायमंड का कार्ड गुम होता है तो मतलब अब 13 की जगह 12 कार्ड्स बच गए, टोटल कितने बच गए 51 बच गए। फिर सेकंड कार्ड भी डायमंड हो, अब एक कार्ड तो पहले ही आ चुका है, ये बाहर निकल चुका है। ठीक है ये हमने निकाल दिया है, एक तो गुम हुआ था ना डायमंड का और एक अभी हमने निकाल दिया, जो कि आउटपुट आपको बताया है कि डायमंड है। अब दूसरा कार्ड निकाला। ठीक है अब दूसरा कार्ड डायमंड हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डायमंड्स में से ही निकलेगा ना। अब जब दो कार्ड, एक गुम हो गया एक निकाल दिया, तो 13 में से दो निकाल दो तो कितने बच गए, 11 कार्ड्स बच गए ना। तो 11 ओवर टोटल कितने बचे थे 50। ठीक है तो इस तरीके से, क्योंकि अब एक कार्ड ये यहाँ पे पहले ही हो गया है। तो फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट केस भी सिमिलरली इसी तरीके से हमने निकाला था कि लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो, नॉट अ डायमंड। तो डायमंड ना हो लॉस्ट कार्ड, इसका मतलब अब हमने जब कोई डायमंड के अलावा कोई कार्ड गुम हुआ है तो अब फर्स्ट कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
13/51, क्योंकि 13 पूरे डायमंड्स पूरे। अब डायमंड का नहीं, किसी और चीज़ का गुमा है, तो डायमंड्स पूरे है। फिर अब एक कार्ड निकाल दिया था तो बचे कितने, 12 कार्ड्स बचे डायमंड के, ठीक है। और टोटल भी चेंज हो गया, टोटल क्योंकि एक तो गुम ही था ना, तो 51 कार्ड्स थे यहाँ पे टोटल। और यहाँ पर क्योंकि अब एक कार्ड यहाँ पे निकल चुका था, तो यहाँ पे अब 50 बच गए टोटल, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और फिर हमने जब वैल्यूज पुट की तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। एक कोई पर्सन ए है जिसका नाम, अब ए क्या करता है, ए सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मतलब सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की 4/5 है, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, अब सिचुएशन क्या दी हुई है, ये तो ए पर्सन के बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है, अब सिचुएशन पे आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस कर दिया गया है। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, अब ए ने क्या बोला, एक कॉइन को जब टॉस किया तो उससे पूछा गया कि हाँ बताओ क्या आया है अब इसको टॉस करके, तो उसने बोला हेड आया है, ठीक है। पर वो हमेशा सच नहीं बोलता है, याद रखना। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वॉज अ हेड, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली हेड आया था, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखो, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कैसे पता चल रहा है कि ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, जब ये सिनेरियो ख़त्म हो गया, जब ये केस ख़त्म हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात कि कॉइन को टॉस किया गया था और ए को रिपोर्ट करना था, ए को पूछा गया था कि क्या आया है, तो उसने बता दिया कि हेड आया है, तो बात ख़त्म हो गई। एक रैंडमनेस, जो इवेंट की रैंडमनेस तो टॉस करने में थी ना, उसका आउटपुट तो हमें पता है कि हेड आया है, तो मतलब आउटपुट गिवन है, इसका मतलब बेस थ्योरम से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमने आउटपुट लिख दिया कि ए ने रिपोर्ट किया हेड, एच से इसको डिनोट कर दिया, क्योंकि ए तो ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड यूज्ड है, ठीक है, ए इस पर्सन का नाम है। फिर अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो हेड होने की कॉइन पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना, तो यहाँ पे होना चाहिए वो इवेंट, तो हेड अपीयर्स ऑन कॉइन एक ऐसा इवेंट ले लेते हैं, और फिर और क्या हो सकता है पॉसिबल इवेंट कि हेड ना आए, ठीक है, तो वो दूसरा इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। पूरी सिचुएशन यहाँ पर आ गई। फिर बात आती है, अब फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड वाला केस कौन सा, E1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। और क्या गिवन है, गिवन ये है कि ए ने बोल दिया है कि हेड आ गया है, ठीक है, ये हो चुका है काम, उसने बता दिया है कि हेड आया है। पर हमें बताना है कि अगर उसने बता दिया है हेड आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में हेड आया है, ठीक है, एक्चुअल में हेड आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो तो झूठ भी बोलता है व्यक्ति, पर्सन। तो इसमें बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये बेस थ्योरम अब तक तो आपको ये आ ही गया होगा, ठीक है, पैटर्न भी तो ये मैंने पूरा ऐसे लिख दिया। तो अब E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, अब कॉइन को एक ही बार टॉस किया है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है, 1/2, क्योंकि हेड एक ही है और टोटल कितने 2 इवेंट्स हैं। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड डज नॉट अपीयर ऑन द कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि टेल आया, हेड नहीं आया तो टेल आया, टेल तो एक ही है आउट ऑफ टोटल 2, ठीक है, ये भी लिख लिया। देन ये है इवेंट E1 की, अगर हम बात करें कि हेड एक्चुअली आया है कॉइन पे और तब उसने बोला कि हेड आया, ठीक है, ऑनेस्टी दिखाई, उसने सच बोला, हेड एक्चुअल में आया। E1 इवेंट क्या है कि एक्चुअल में हेड आया और उसने बोला भी कि हेड आया है, ठीक है, तो सच बोला है इसका मतलब, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, तो ये प्रोबेबिलिटी 4/5 है सच बोलने की। और सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे क्या है, E2 इवेंट हुआ कि हेड नहीं आया, हेड नहीं आया, और फिर भी उसने कहा कि हेड आया है, हेड जबकि नहीं आया है, फिर भी उसने हेड बोला कि हेड आया है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसने सच नहीं बोला है, ठीक है, तो मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस, जो कि 1 होती है, माइनस ये लिख सकते हैं ना सच बोलने की प्रोबेबिलिटी,
जो बची वो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हुई। देखो ये कैसे होता है, कहाँ है रफ पेज, देखो ये है प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो ये है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ मान लो, ठीक है, ये ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमें जानना है कि इसने झूठ बोला है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे यही तो पता करना है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टेल्स आया है और उसने फिर भी हेड बोला है कि हेड आया है, ठीक है, इसका मतलब झूठ बोला है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना ये। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ऐसा करते हैं कि अब हमें नंबर तो पता नहीं है क्योंकि नंबर इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जो टोटल है उसमें से ये चीज़ निकाल देते हैं। टोटल, ये जो टोटल चीज़ है यहाँ पे दी हुई, इसमें से ये ट्रूथ वाली प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, तो हमारे पास यही चीज़ बचेगी ना। तो मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आपको पता है 1 होती है, 1 से ज़्यादा होती नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से माइनस कर देते हैं ये ट्रूथ वाली प्रोबेबिलिटी, जो कि कितनी है 4/5। तो ये ऐसे हो रहा है। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम आएगा, 5 - 4 ये आ गया 1/5, ठीक है, ये आ गया। अब सिंपली वैल्यूज पुट करो और देखो क्या आंसर है। 1/2 इंटू ये है, ओके, ए आफ्टर ई नहीं है, एच आफ्टर ई 1 है, एच, ठीक है। तो अब ये पुट कर देते हैं 4/5 ओवर E1 अगेन 1/2, 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। तो 2 और 5 हर जगह पे कॉमन है, तो ये चीज़ सारी की सारी गई, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से 2 5 कॉमन है, यहाँ से 2 5 कॉमन है, तो ये कैंसिल कर देगा। आपने ऐसे कट नहीं शो करना है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है, ये ऐसे कट मत शो करना, आप ऐसे ही गायब कर देना। 4 ओवर ये यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 4/5 ये आ गया आंसर। ये किसी में है, ओके है, ए में है, तो ए आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब होता है सबसेट का, कि अगर ए कोई ऐसा सेट होगा ना जिसमें 1 2 3 4 5, तो बी कोई ऐसा सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, ए जो है बी का सबसेट है, ओके ओके। ये बी अगर कोई ऐसा सेट है, ठीक है, बी कोई ऐसा सेट है जिसमें ये नंबर्स है, तो ए में कौन से नंबर्स होंगे, ए में से इन्हीं में से कोई नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सेट है, ठीक है, बड़ा वाला, जैसे बड़ा सा कोई बॉक्स है उसके अंदर कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बड़ा सा कोई बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स बी है और उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स ए है, ऐसे, ठीक है, ऐसा सबसेट मान सकते हो आप इसको, ओके। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो इसी में से, मतलब इसी के एलिमेंट्स कुछ कुछ शेयर करता हो, नॉट सारे बट कुछ कुछ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कहीं ना कहीं काम आता होगा इसलिए इन्होंने दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, ओके। तो फॉलोइंग में सब में एक चीज़ कॉमन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड, ये चीज़ निकाली हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ये ए इंटरसेक्शन बी होता है ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, बी की। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ए और बी में क्या कॉमन होगा, ए और बी में क्या कॉमन है, ये ए कॉमन है ना, इस ए और बी में क्या कॉमन है, यही चीज़ कॉमन है ना, जो कि ए है, ठीक है। इसमें अगर कॉमन मैं लिख दूँ, कॉमन क्या है इसमें, 1 2 3 ही कॉमन है ना दोनों में, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा सेट है ए, ठीक है, तो ए कॉमन है, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना आपने, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए ही है। अब
नेक्स्ट चीज़ क्या दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये जो रिलेशन है ये कैसे आ सकते हैं, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़े हेल्प करने वाली है हमें। बी की प्रोबेबिलिटी बी की 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 0 से 1 के बीच में है और 1 भी हो सकती है। इक्वल टू का मतलब 1 भी हो सकती है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी हो सकती है। कहाँ तक? 1 तक ही होती है ना। ओके, तो अब ये देखो हमें इस चीज़ से मतलब है कि ये चीज़ निकले, ठीक है। तो अब ये चीज़ थोड़ा बनाते हैं यहाँ पर क्योंकि ये हमें गिवन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सबसे पहले तो डिवीजन में आ रहा है ये, तो इसको डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड में डाल देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कैसे डालें, सिंपल यही वाला केस कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा कैसे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/, क्योंकि ये इधर चले जाएगा। तो या फिर ऐसे बोलो कि दोनों साइड को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ बन जाएगी ना तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ओके, देन अब इस चीज़ को बनने में और क्या कमी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते हैं, पर लिखा है तो दोनों साइड लिखना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, ठीक है। देन ये चीज़ आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कहीं पे लिखा हुआ है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या थी, ये ए ओवर बी, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, ए आफ्टर बी हैज़ हैपेंड। तो अब ये देखो, ये ए से कहीं पे रिलेट कर रहा है, हाँ ये यहाँ पे भी रिलेट कर रहा है, यहाँ पे भी रिलेट कर रहा है। अब एक तो इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला साइन है इसके साथ, मतलब ए की तरफ लेस करके साइन है, ठीक है, लेस, ए की तरफ लेस वाला साइन इसी में है, तो सी ऑप्शन है। या फिर अगर आप इसको देख भी लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसकी तरफ ये ओपन साइडेड है ना, तो ऐसे लिख लो। ये देखो अब एग्जैक्टली आपको मैच करता हुआ दिख रहा होगा, ये देखो एग्जैक्टली मैच करता हुआ। तो ये आ गया आंसर, ये है ऑप्शन सी। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो, एंड बाय बाय।